हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 से लेकर 28 मई 2023 का एडिशन। देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते में। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस से, जो कि है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। हर साल ये दिन मनाया जाता है 17 मई को, 17 मई को। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि डेट की बजाय डायरेक्ट थीम पूछ लेता है, तो थीम एक बार और सुन लीजिए, एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो दिन है ये हर साल उन लाभों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो कि राष्ट्र, समाज और अर्थव्यवस्थाओं को इंटरनेट और दूसरे जो सूचना और संचार के प्रौद्योगिकियां हैं उनके द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। इनके बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। ये जो दिन है इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, 17 मई 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस टाइम पे इसका नाम था विश्व दूरसंचार दिवस। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 मई 2005 को विश्व सूचना समाज के दिवस के रूप में स्थापित करने की इसकी सिफारिश की थी। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2006 में निर्णय लिया कि अब से ये दिन हर साल 17 मई को आयोजित किया जाएगा। 2006 में ITU ने 2 छुट्टियों को संयोजित करने का निर्णय लिया और इसे तुर्की के अंताल्या में एक पूर्ण सम्मेलन में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का नाम दिया गया। तब से ये विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब स्थापना हुई थी उस समय था ये विश्व दूरसंचार दिवस। अब 17 मई डेट को चुनी गई, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ITU, इसकी स्थापना हुई थी 17 मई को, 17 मई 1865 में। ये आपको याद रखना है। जो ITU है इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में, और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं अभी डोरेन बोगदन मार्टिन। सेक्रेटरी जनरल का भी नाम याद रखिएगा, डोरेन बोगदन मार्टिन। फिर मध्य प्रदेश में एक योजना है युवाओं के लिए जिसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में इस योजना का शुभारंभ किया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो युवा हैं जिनकी उम्र है 18 से लेकर 29 वर्ष के बीच में, उनको अलग अलग प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब वहाँ से प्रशिक्षण लेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट के साथ ही साथ उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो जो प्रतिष्ठान हैं इनका पंजीयन होगा 7 जून से। जो भी युवा हैं जो अपना सर्टिफिकेट पाने के लिए, प्रशिक्षण पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इनका पंजीयन होगा 15 जून से, और जो प्लेसमेंट है ये शुरू होगा 15 जुलाई से। तो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच में है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, ITI है या इनसे ऊपर की शिक्षा है उनके पास, वो इस योजना में पात्र होंगे। तो जो 12वीं उत्तीर्ण छात्र हैं इन्हें 8,000 रुपये प्रति माह, ITI वालों को 8,500, डिप्लोमा वालों को 9,000 रुपये, और स्नातक या उससे ऊपर शैक्षणिक योग्यता वालों को 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं। अगर आप भी इसमें इच्छुक हैं या एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको एक तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रशिक्षण मिलेगा, और साथ ही साथ आपके खर्चों के लिए स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके बाद एक और योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी हाल ही में शिप्रा नदी के संरक्षण के लिए और उसके संवर्धन के लिए अविरल प्रवाह योजना की घोषणा की है। अविरल प्रवाह योजना, ध्यान दीजिएगा, योजनाओं का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। शिप्रा नदी के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए अविरल प्रवाह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए 5 साल में 1,741 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कितने? 1,741 करोड़ रुपए 5 साल में। फिर एक और योजना है यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनकी जो ब्याज है उनके द्वारा ब्याज लिया गया है, वो ब्याज चुका नहीं पा रहे हैं, कई जगह वो डिफ़ॉल्टर भी घोषित हो चुके हैं। तो उनका ब्याज माफ़ करने के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सागर में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना 2023 का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना 2023। तो 3 योजनाएँ हमने यहाँ पर पढ़ी हैं।
जिसमें से तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं। फिर यहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को एक पुरस्कार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश को जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ध्यान दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए चुना गया है मध्य प्रदेश को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करना जो प्रोसीजर है वो और भी आसान बना दिया गया है। तो आप फाइलिंग कर सकते हैं, जो भी आपके वहाँ पे शिकायतें हैं उसकी फाइलिंग की जा सकती है। इसके तहत फ़ायदा ये है कि अब आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन आप 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे आप कभी भी फाइलिंग कर सकते हैं। इसी के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग 2.0 सेवा की शुरुआत की है। तो यहाँ से आपको फाइलिंग 2.0 सेवा नाम याद रखना है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये तो याद ही रखना है, श्री DY चंद्रचूड़ जी है अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच से न्यूज़ आई है। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसको हल करने के लिए दोनों देशों के बीच में लगातार बीच में बातचीत चलती रहती है, और इसी कड़ी में अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई थी। और ये जो वार्ता थी ये लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई थी, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई थी, और दोनों ही पक्षों ने यहाँ पे वार्ता में भाग लिया, और दोनों पक्षों की जो सीमा है वहाँ पर जारी गतिरोध को हल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से जो गतिरोध चल रहे हैं या वहाँ पे विवाद चल रहा है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन किया गया। तो भारत का जो पक्ष था यानी भारतीय पक्ष था, इसका नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली ने, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी हमारे, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जहाँ पे 17,000 करोड़ रुपए की IT हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 6 सालों के लिए शुरू की जाएगी, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो 17,000 करोड़ रुपए की ये योजना है 6 सालों के लिए। इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद IT हार्डवेयर सेक्टर में लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, ये बताया गया, और साथ ही साथ लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश आने की भी संभावना है। नेक्स्ट है इसरो की तरफ से न्यूज़। तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में जिसे आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो ये मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे, प्रक्षेपण की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि मिशन चंद्रयान 3 जो है ये जुलाई के दूसरे सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 क्या है, तो जो चंद्रमा है हमारा, इसके दक्षिणी ध्रुव पे अंतरिक्ष यान उतारने की तैयारी कर रहा है हमारा इसरो। इसी मिशन को नाम दिया गया है मिशन चंद्रयान 3, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसे तैयारियाँ चल रही हैं, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। अब इसरो की बात हुई है तो फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। तो ये यहाँ से आपको स्टैटिक एडिशनल याद रखने हैं। फिर हैं, देखते हैं चर्चा में कौन कौन थे। तो सबसे पहले हैं लिंडा याकारिनो, ये हैं लिंडा याकारिनो, और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर, आप सभी जानते होंगे और यूज़ भी करते होंगे। तो ट्विटर की ये नई CEO बन गई हैं, लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई CEO बनी हैं। फिर यहाँ पे है पत्रकारिता का नोबेल माना जाता है जो पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार, ठीक है, पत्रकारिता का नोबेल माना जाता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पुलित्ज़र पुरस्कार। तो अमेरिका के पत्रकार हैं जॉन आर्चीबाल्ड, ये हैं जॉन आर्चीबाल्ड, और ये हैं इनके बेटे रैमसे आर्चीबाल्ड। तो इनको संयुक्त रूप से इस साल का पत्रकारिता का पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाएगा। नाम याद रखिएगा, जॉन आर्चीबाल्ड और इनके बेटे हैं रैमसे आर्चीबाल्ड। फिर यहाँ पे एक डॉग है जिसका नाम है बॉबी। बॉबी जो है आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वही डॉग है, ये पुर्तगाल का डॉग है, और इसकी उम्र है 31 साल। देखिए कुत्तों की जो एवरेज एज होती है ये
12 से 15 साल के बीच में होती है और इसकी उम्र है 31 साल की। 1992 में इसका जन्म हुआ था और अभी ये प्रेजेंट में 31 साल का हो गया है और इसी कारण से इसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा उम्र दराज वाला कुत्ता बॉबी है पुर्तगाल का। फिर यहाँ पे एक और अवार्ड है जो कि है वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार, ठीक है। तो 2023 का वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार दिया जाएगा 2 लोगों को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिम जनजातियों के साथ काम करने वाली नर्स हैं शांति टेरेसा लकड़ा। ये हैं शांति टेरेसा लकड़ा और ये हैं आयरलैंड मूल की केरल में जन्मी जिंसी जेरी। तो जिंसी जेरी और शांति टेरेसा लकड़ा, इनको वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एक फैक्ट और याद रखना आपको कि जो शांति टेरेसा लकड़ा है, इनको वर्ष 2011 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। फिर यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं एक बेबी है, ये दुनिया का पहला सुपर बेबी है। ये अभी हाल ही में ब्रिटेन में पैदा हुआ है। अब ये सुपर बेबी क्यों है, क्यों इसे सुपर बेबी कहा जा रहा है? तो देखिए, ये जो बेबी है इसमें इसके माता पिता के अलावा तीसरे व्यक्ति का डीएनए जोड़ा गया है और जिसके कारण से ये बताया जा रहा है कि भविष्य में इसे किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। इस कारण से इसे सुपर बेबी कहा जा रहा है और हाल ही में ये जन्मा है। दुनिया का पहला सुपर बेबी है, ब्रिटेन में पैदा हुआ है और जिस टेक्निक का यूज़ करके इसे बनाया गया है उस टेक्निक का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, जिसमें माता पिता के साथ ही साथ तीसरे व्यक्ति का डीएनए भी जोड़ा गया है। फिर हैं अरुणाचल प्रदेश की बीरी शांति। ये है बीरी शांति, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये और हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय पंचायत एसोसिएशन का महासचिव बनाया गया है। तो राष्ट्रीय पंचायत एसोसिएशन की महासचिव बनी है अरुणाचल प्रदेश की बीरी शांति। इसके बाद है किंग चार्ल्स तृतीय, ये हैं। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई थी, उसके 8 महीने के बाद अभी हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गई थी और 6 मई को ये राज्याभिषेक हुआ था, जिसके बाद इनका ये आधिकारिक पोर्ट्रेट जारी किया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद अब किंग चार्ल्स तृतीय का शासन होगा। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राजस्थान में पोखरण में हुए देश के द्वितीय परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दौरान। कब होता है? 11 मई को। याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और इसी दिन राजस्थान के पोखरण में देश का द्वितीय परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति यह ऑपरेशन हुआ था 1998 में और अब है 2023। तो इस ऑपरेशन के 25 साल पूरे हुए हैं। 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार की तरफ से ये 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। फिर यहाँ पे यूरोपीय देश है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की संसद ने कुछ शर्तों पर यहाँ पे इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। तो पुर्तगाल में अब 18 साल से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है इच्छा मृत्यु के लिए अपनी अर्जी दे सकता है। कंडीशन ये रखी गई है कि वह असहनीय पीड़ा या लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो, तभी उसको अलाउ किया जाएगा इच्छा मृत्यु के लिए। तो पुर्तगाल बना है यूरोपीय देश जहाँ पे इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको एक आंसर देना है। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप पुर्तगाल सुन रहे हैं तो आपको बताना है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है पुर्तगाल की, ये आपके लिए क्विज़ में क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। आगे यहाँ पे हैं गीता राव गुप्ता। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी गीता राव गुप्ता को महिलाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्ति किया है। ठीक है, एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त की गई हैं गीता राव गुप्ता। तो मंत्रालय के अनुसार ये जो हैं अमेरिकी विदेश नीति के जरिए महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देंगी। इसी के कारण इनकी नियुक्ति की गई है एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में। गीता राव गुप्ता इनका नाम आपको याद रखना है। फिर आगे यहाँ पे देखिए, देश के जाने माने रंगकर्मी, अभिनेता एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक थे मोहन महर्षि जी। हाल ही में इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका नाम आपको याद रखना है, मोहन महर्षि। एक फैक्ट और याद रखना है कि 1992 में 1992 में इन्हें संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा गया था। इन्हें संगीत नाटक अवार्ड दिया गया था 1992 में।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे उड़ीसा की न्यूज़ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड़ीसा में 80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक अनेक रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा कि पुरी और हावड़ा के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा उड़ीसा में 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया गया और पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी गई है। इसके बाद एक स्पेस से न्यूज़ है। खगोलविदों ने अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मांड विस्फोट देखा है। उन्होंने अंतरिक्ष में एक ऐसा आग का गोला देखा जो कि बताया गया कि हमारा जो सौर मंडल है उससे भी 100 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जो सुपरनोवा होते हैं उनके धमाके कुछ महीने तक ही चलते हैं, लेकिन ये जिस सुपर धमाके की बात हो रही है सुपरनोवा की, तो ये 3 साल से ज़्यादा समय तक चला। इस कारण से ये बताया गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मांड का विस्फोट देखा गया है। और ये जो विस्फोट है अध्ययन के मुताबिक लगभग 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुआ है। इसका नाम दिया गया है खगोलविदों के द्वारा, नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 802021 1WX, 802021 1WX इसका नाम दिया गया है। फिर डिफेंस न्यूज़ है। नौसेना की अग्रिम पंक्ति के मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। किससे? INS मोरमुगाओ से। जो INS मोरमुगाओ है ये भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। इसे दिसंबर 2022 में मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना में कमीशन किया गया था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाल ही में किस मिसाइल विध्वंसक से ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो आपका आंसर होगा INS मोरमुगाओ से। फिर एक यहाँ पे चक्रवात है जिसे नाम दिया गया है मोका। इंग्लिश में आप स्पेलिंग पढ़ेंगे तो मोचा लगेगा आपको, लेकिन हिंदी में से मौका पढ़ेंगे। तो म्यांमार में इस चक्रवात ने तबाही मचाई है। अब देखिए इससे जब क्वेश्चन बनेगा, चक्रवात से जब क्वेश्चन बनते हैं तो मेनली 2 टाइप के, एक तो किस देश में आया है, दूसरा उसको नाम कहाँ से मिला। तो देखिए इस चक्रवात का जो नाम है ये यमन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चक्रवात का नाम यमन के द्वारा दिया गया है और मोका नाम आया है लाल सागर बंदरगाह शहर है एक मोखा नाम का, उसी के नाम पे रखा गया है। ये जो मोखा शहर था ये लगभग 500 साल पहले कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो इसी मोखा शहर के नाम पे ही इसका नाम दिया गया है मोका, यमन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कुछ MCQ हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज। पहला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट है फ्यूगो ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है? तो ये है ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन रंग घर, ये कहाँ पे है? तो रंग घर है असम में। फिर है सलीम दुर्रानी, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे क्रिकेट से। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन। फिर है गाथा, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है पारसी से। नेक्स्ट है अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में किस IIT ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो IIT बॉम्बे ने अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में 2nd प्लेस, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर है किस देश में वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिडों के अंदर छिपे हुए मार्ग की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है? तो ये खोज की गई है उड़ीसा में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप खोजे गए हैं। फिर आपको बताना है कि एंटोमोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो एंटोमोलॉजी संबंधित है कीड़ों से। फिर है आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है? तो आंसुओं में होता है सामान्य नमक। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यह प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। फिर है सूती और ऊनी रेशों में किस प्रकार अंतर प्राप्त किया जाता है? तो अंतर प्राप्त किया जाता है जलाकर। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 नाम है, आपको बताना कि कौन से इसमें सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहू, बैडू तो आप सभी जानते होंगे। विस्टा सर्च इंजन नहीं है। विस्टा क्या है? विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
फिर आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट इकाई है। इनपुट इकाई वो होती है जिससे हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से भी आप इनपुट देते हैं, माउस से भी आप इनपुट देते हैं, और स्कैनर से भी इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, तो ये भी एक इनपुट इकाई होगा। तो सभी जो हैं ये इनपुट इकाई होंगे। फिर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है? तो ये परिणाम कहलाता है आउटपुट। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एकीकरण किस वर्ष हुआ था? एकीकरण हुआ था 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में उपयोगी है? तो स्टार्च के पाचन में उपयोगी होता है लार। नेक्स्ट है किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री जो हैं इन्हें राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। फिर 2 प्राथमिक रंग लाल व नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो लाल और नीले के मिश्रण से प्राप्त होता है मैजेंटा। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1955 में, 1955। फिर आपको बताना कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। फिर है ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर, ये किसका प्रकार है? तो ये प्रकार हैं नक्षत्र मंडल के। फिर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्य के राज्यपाल में। फिर सामान्य ज्ञान खेल के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं अनिल कुंबले। फिर है महान एथलीट उसैन बोल्ट ने आखिरी बार किस ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो इन्होंने आखिरी बार रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। फिर अब भारत के किस खिलाड़ी की कप्तानी में पाकिस्तान में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी? तो भारत ने सौरभ गांगुली की कप्तानी में पाकिस्तान में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी। फिर है नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2022 में कौन सा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच 2022 में जीते हैं विंबलडन। फिर अब फ्रांस ने कितनी बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? तो फ्रांस ने टोटल 2 बार वर्ल्ड कप जीता है फीफा। नेक्स्ट है इस वर्ष अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस वर्ष ये प्रतियोगिता जीते हैं जॉन रहेम। फिर अब वर्ष 2030 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो 2030 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा कतर। फिर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यह है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का निदेशक बनाया गया है? तो नए निदेशक बने हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिकी आर्थर। फिर है वर्ष 2022 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी ब्रिटेन में। फिर है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? तो ये हैं सुशील कुमार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। नेक्स्ट है इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान कौन है? तो प्रेजेंट में कैप्टन है हैरी केन। फिर अब वर्ष 2015 में किस देश ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। फिर है ताइजू इंग, ये किस देश की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन खेलती हैं ताइवान के लिए। नेक्स्ट है शुभंकर शर्मा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं गोल्फ में। फिर है किस खिलाड़ी के नाम वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड है मार्टिन गुप्टिल के नाम। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। फिर है किस खेल से संबंधित खेल परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है? तो साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग याद रखिएगा, साइकिलिंग का जो परिसर होता है इसे वेलोड्रम कहा जाता है। फिर है वर्ष 2019 में किस देश ने होपमैन कप टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो ये प्रतियोगिता जीती है स्विट्ज़रलैंड की टीम ने। फिर है अचंत शरत कमल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है पैरा एथलीट दीपा मलिक ने किस वर्ष पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? राइट आंसर है 2016 रियो में। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया है?
एंजो फर्नांडिस चुने गए हैं 2022 फीफा विश्व कप के बेस्ट यंग प्लेयर। फिर इनमें से किस देश ने अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती है? तो इंग्लैंड जो है ये अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता है। नेक्स्ट है, इस वर्ष खेले गए महिला प्रीमियर लीग खिताब में किस टूर्नामेंट ने जीत दर्ज की है? मतलब कि जो महिला प्रीमियर लीग का खिताब था इस साल का, विमेंस प्रीमियर लीग, ये किसने जीता था? ये जीती है मुंबई इंडियंस। आगे हैं सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्रत्येक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है तर्क सम्मत। फिर अब मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है? तो क्रिया का यहाँ पे सकर्मक भेद यानी कि सकर्मक क्रिया यहाँ पे यूज़ हुई है। फिर किस प्रकार के पत्र में शब्दों का बंधन नहीं होता है? तो जो तार होते हैं इनमें शब्दों का बंधन नहीं होता है। फिर पत्र के अंगों का उचित क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है प्रारंभ, इसके बाद आएगा संबोधन, फिर आएगा कलेवर, फिर आएगा अंत। नेक्स्ट है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ पे आएगा संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। नेक्स्ट है, अर्ध सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को जो लिखा गया अनौपचारिक पत्र है, इसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। फिर श्रद्धेय गुरुवार, इस संबोधन के आधार पर यह किसके द्वारा किसे लिखा जा रहा पत्र माना जा सकता है? तो ये जो पत्र है ये छात्र या छात्रों के द्वारा शिक्षक को लिखा गया माना जा सकता है। फिर भाषा को सीखने के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो प्रमुख चरण है भाषा को सीखने के लिए लिखना, पढ़ना और समझना। नेक्स्ट है, किस शैली के अनुसार में विषय को अनेक खंडों में विभाजित कर विस्तार पूर्वक समझाया जाता है? तो ये शैली है व्यास शैली। नेक्स्ट है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसमें सरदार पटेल इनको कौन सी संज्ञा दी गई है? तो ये है व्यक्तिवाचक। फिर है, गृह स्वामी और डैश प्रतीक्षा करते रहे, सही विकल्प भरना आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो गृह स्वामी और गृह स्वामिनी हो जाएगा, गृह स्वामी और गृह स्वामिनी प्रतीक्षा करते रहे। फिर है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसे सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराए इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर आपको बताना है तुम, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है, किसी पत्र पत्रिका के संपादक को किस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जा सकता है? तो इन्हें अधिसूचना पत्र नहीं लिखा जा सकता है। फिर आपको बताना विच्छेद का शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा संधि। फिर है, सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? तो जो सर्वनाम विशेषण का काम करे इसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। फिर आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र का पर्यायवाची है देवेंद्र। नेक्स्ट है, किसानों ने अपने परिश्रम से बंजर जमीन को डैश बना दिया। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा उपजाऊ। किसानों ने अपने परिश्रम से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। नेक्स्ट है, आप थोड़ी सी चाय पी लें, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसमें विशेषण पद है थोड़ी सी। नेक्स्ट है, सरिता, तो सरिता का आपको पर्यायवाची बताना है। तो सरिता का पर्यायवाची हो गया तटिनी यानी कि नदी। फिर अब मोहन की बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि वह तो डैश काम करता है। यहाँ पे आपको एक उचित मुहावरा भरना है। तो आंसर होगा मोहन की बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि वह तो आग में घी डालने का काम करता है। फिर आपको बताना है स्वर्ग शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? तो स्वर्ग शब्द से विशेषण बनेगा स्वर्गिक। नेक्स्ट है, लड़कियां गाना गा चुकी हैं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इसमें सहायक क्रिया है चुकी हैं। आगे यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नाम बताए गए हैं। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड दिए गए हैं। तो पुरुषों में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज हैं फ़खर जमान, ठीक है, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फ़खर जमान। और महिलाओं में थाईलैंड की महिला क्रिकेटर हैं नारुमोल चाइवाई, ठीक है, नारुमोल चाइवाई थाईलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हैं
महिलाओं में, और पुरुषों में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फ़खर जमान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं पुरुषों में अप्रैल 2023 के लिए। मंथ भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे स्पेन का दिग्गज फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, आपने नाम सुना होगा। तो बार्सिलोना ने एस्पियोनल को हराकर 2023 का स्पेनिश फुटबॉल लीग है ला लीगा जिसे कहा जाता है, तो 2023 का ला लीगा जीत लिया है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना के ही लेवांडोव्स्की ने इस सत्र में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, इन्होंने टोटल 21 गोल किए हैं। और इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने 35 बार इस टूर्नामेंट को जीता है सबसे ज़्यादा बार, और इस साल का टूर्नामेंट जीता है बार्सिलोना ने। फिर यहाँ पे भारतीय मुक्केबाजी से न्यूज़ है। तो उज़्बेकिस्तान में अभी हाल ही में आयोजित हुआ था विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप, जहाँ पे भारतीय टीम को 3 कांस्य पदक मिले हैं। चैम्पियनशिप में भारत के लिए मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक गोरिया और निशांत देव, इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये प्रतियोगिता हुई थी उज़्बेकिस्तान में, ये याद रखना है। फिर अजरबैजान में आयोजित हुआ था ISSF निशानेबाजी विश्व कप, ठीक है, अजरबैजान में हुआ था ISSF निशानेबाजी विश्व कप, जहाँ पे दिव्या सुब्बाराजू थाड़ी-गोल और सरबजोत सिंह की जोड़ी, फिर से सुन लीजिए, दिव्या सुब्बाराजू थाड़ी-गोल और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। इस प्रतियोगिता में ISSF निशानेबाजी विश्व कप कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। किसने दिलाया है? दिव्या सुब्बाराजू थाड़ी-गोल और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने। फिर यहाँ पे ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी हैं एंडी मरे, इन्होंने फाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को हराकर 2023 का XN प्रोवेंस क्रेडिट टूर्नामेंट जीता है। XN प्रोवेंस क्रेडिट टूर्नामेंट जीते हैं ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे। इन्होंने फाइनल में हराया था अमेरिका के टॉमी पॉल। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इतनी। फिर यहाँ पे भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणीत। तो भारत के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने अजरबैजान में आयोजित बाकू ओपन के अंतिम दौर में अमेरिका के हांस नीमन को हराया, और इसके बाद ये भारत के 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला प्रकाशित हो तो उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण PD जून 2023 का विश्लेषण का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल हो चुका है, तो मेक श्योर उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वीडियो लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। PD की जो सीरीज़ है ये कम से कम 3 से 4 पार्ट में आएगी, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि जैसे ही उसके पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और रोज़गार निर्माण का भी PDF मिल जाएगा। डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो आप टेलीग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।